नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत और इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो आज के इस वीडियो में हम राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य इस धरती पर अन्य प्राणियों से दो मामलों में खास है। एक तो उसके पास अच्छे और बुरे के बारे में सोचने की योग्यता है, जिसको हम विवेक कहते हैं, और दूसरा वह भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे से संवाद कर सकता है। दूसरे प्राणियों से अलग मनुष्य अपनी आंतरिक भावनाओं और आकांक्षाओं को भी व्यक्त कर सकता है। वह अपने विचारों को, जिन्हें वह अच्छा और वांछनीय मानता है, साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानने से पहले राजनीति क्या है यह जान लेना बहुत जरूरी है। राजनीति शब्द का प्रयोग आज से हजारों साल पहले यूनान, जिसको आजकल हम ग्रीस कहते हैं, में हुआ था। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का या राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। उनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स POLITICS कहते हैं और यह शब्द यूनानी या फिर हम ग्रीक भी कह सकते हैं। यह शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के पोलिस POLIS शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। पुराने समय में ग्रीक के लोग छोटे छोटे नगर राज्यों में रहते थे या छोटे छोटे नगरों में रहते थे, जिनको वो नगर राज्य कहते थे, और अंग्रेजी में अपनी भाषा में वे उनको पोलिस कहते थे। और जिस विषय में वे इन नगर राज्यों का अध्ययन करते थे उसे पॉलिटिकस POLITICUS पॉलिटिकस कहते थे। बाद में यह शब्द बिगड़कर पॉलिटिक्स बन गया। इस प्रकार यूनानियों के अनुसार पॉलिटिक्स का अर्थ उस विषय से था जिसमें नगर राज्यों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता था। आधुनिक युग में राजनीति सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द बन गया है। अलग अलग लोगों के लिए राजनीति के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे यदि नेताओं से पूछा जाए कि उनके लिए राजनीति क्या है, तो वे कहेंगे कि राजनीति उनके लिए एक प्रकार की जनसेवा है। वास्तव में वे राजनीति में इसलिए आए हैं ताकि लोगों की सेवा कर सकें। ये एक राजनेता का विचार है। कुछ लोगों के लिए आजकल के नेता जो कुछ करते हैं वे उसे राजनीति कहते हैं या वे उसे राजनीति मानते हैं। जैसे दल बदल करना, झूठे वायदे करना, बड़े बड़े दावे करना, घोटाले करना, जाति धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना आदि। राजनीति से जुड़े कुछ लोग राजनीति को दांव पेच से भी जोड़ते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के कुचक्कर में लगे रहते हैं। राजनीति के बारे में इस तरह की सोच इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से लोगों को अपने स्वार्थ सिद्ध करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। दफ्तर में जब हम किसी कर्मचारी को बिना सोचे समझे अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। जब हम लोगों को अच्छे या बुरे ढंग से अपना काम निकालते देखते हैं तो हमारा राजनीति से मोह भंग होने लगता है और हम कहने लगते हैं कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभ उठाने वाले लोग भी राजनीति को कोसते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज राजनीति शब्द का प्रयोग उन कामों के लिए किया जाने लगा है जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते हैं। आज राजनीति शब्द का प्रयोग उन कामों के लिए किया जाने लगा है जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे दल बदल करना, झूठे वायदे करना, घोटाले करना, बेईमानी करना आदि। आज हम जब लोगों को अपना काम निकालते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार जब हम कुछ लोगों को किसी मंत्री या नेता के पीछे लगे देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह राजनीति कर रहा है, और जब हमारे काम नहीं होते हैं तो हम कहने लग जाते हैं कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपके काम हो रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं आप, अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो लोग कहते हैं कि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं। राजनीति की गंदी छवि बनाने में फिल्मों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्मों में राजनीति को इतनी बुरी तरह से दिखाया जाता है कि हमें लगने लग जाता है कि राजनीति एक बुरी चीज है। इसलिए इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है।
अतः आज अपने काम निकालना ही राजनीति का मतलब माना जाने लगा। अपने काम निकालना ही राजनीति माना जाने लगा और राजनीति को एक बुरी चीज माना जाने लगा। लेकिन राजनीति एक बुरी चीज नहीं है। राजनीति किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब से समाज अस्तित्व में आया है तब से राजनीति भी आई, इसलिए जब तक समाज रहेगा तब तक राजनीति भी रहेगी। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीति एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य भाग लेता है। राजनीति एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य भाग लेता है। हर्बर्ट स्पिरो ने कहा है कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। आमतौर पर सरकार कैसे बनती है और कैसे काम करती है, यह राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। लेकिन राजनीति सरकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। यह नीतियां लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं। लेकिन यदि सरकार अकुशल और भ्रष्ट हो तो वह लोगों के जीवन को संकट में भी डाल सकती है। कई बार यह सवाल यह भी किया जाता है कि क्या गैर राजनीतिक क्षेत्रों अर्थात ऐसे क्षेत्र जो राजनीति के क्षेत्र नहीं माने जाते हैं, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि, उनमें राजनीति पाई जाती है? क्या गैर राजनीतिक क्षेत्रों में भी राजनीति पाई जाती है? और गैर राजनीतिक क्षेत्र हैं परिवार, शिक्षण संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं आदि। तो क्या प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इनमें राजनीति पाई जाती है? इस बारे में हम कह सकते हैं कि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो राजनीति से दूर हो। वास्तव में राजनीति आज प्रत्येक घर में, स्कूल, कॉलेजों में घुस गई है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस झगड़े का समाधान करना जरूरी होता है, क्योंकि यदि झगड़े का समाधान नहीं किया गया तो परिवार के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में परिवार का मुखिया झगड़े का समाधान करेगा, लेकिन ऐसा करते समय वह इस बात का ध्यान रखेगा कि परिवार के किसी भी सदस्य को यह नहीं लगना चाहिए कि वह किसी का पक्ष ले रहा है। यही राजनीति है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज गैर राजनीतिक क्षेत्रों में भी राजनीति प्रवेश कर चुकी है। मतलब परिवार हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज है, धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी राजनीति से प्रभावित है। बात करें राजनीतिक सिद्धांत की, तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जानने से पहले सिद्धांत का अर्थ जान लेना जरूरी है। सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी, THEORY, थ्योरी कहते हैं। और यह शब्द यूनानी या फिर हम कहेंगे ग्रीक भाषा के दो शब्दों थ्योरिया, THEORIA, और थ्योरेमा, THEOREMA, ये दो शब्दों से मिलकर बना है थ्योरिया एंड थ्योरेमा। थ्योरिया का अर्थ होता है चिंतन करना, सोचना या समझना, या दूसरे शब्दों में कहें तो समझने या ग्रहण करने के लिए गंभीरता पूर्वक सोच विचार करना। और थ्योरेमा का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना। तो इस प्रकार थ्योरी का अर्थ हुआ घटना को समझने के बाद निष्कर्ष निकालना। घटना को समझने के बाद निष्कर्ष निकालना। प्रत्येक व्यक्ति संसार में घटित होने वाली घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। हर व्यक्ति, 10 व्यक्ति हैं तो 10 के 10 व्यक्ति एक घटना को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति संसार में घटित होने वाली घटना को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है और उसके बाद उन पर अपने विचार बनाता है। उन विचारों के आधार पर वह कुछ निष्कर्ष निकालता है और वास्तव में ये निष्कर्ष ही सिद्धांत कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्धांत विचारों या निष्कर्षों का ऐसा समूह है, सिद्धांत विचारों या निष्कर्षों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी तथ्य, फैक्ट या घटना की व्याख्या की जाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। एक विचार यह है कि जिस समाज में उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार होगा,
वहां लोगों में आर्थिक असमानताएं पाई जाएंगी, अर्थात कुछ लोग अमीर होंगे और बहुत सारे लोग गरीब होंगे। जब बहुत सारे लोग गरीब होंगे तो एक दिन वे गरीब लोग अपनी गरीबी से तंग आकर अमीर लोगों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अतः जिस समाज में आर्थिक असमानताएं पाई जाएंगी वहां किसी भी समय क्रांति हो सकती है। तो इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक असमानताएं क्रांति को जन्म देती हैं। इस निष्कर्ष को ही, ये जो निष्कर्ष हमने निकाला है, आर्थिक असमानताएं क्रांति को जन्म देती है, इस निष्कर्ष को ही सिद्धांत कहा जाता है। बात करें राजनीतिक सिद्धांत की, तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों या निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना की, राजनीतिक तथ्य की या राजनीतिक मुद्दे की व्याख्या की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों या निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना की, राजनीतिक तथ्य की या राजनीतिक मुद्दे की व्याख्या की जाती है और उसके बाद उस राजनीतिक घटना के बारे में भविष्यवाणी की जाती है या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः किसी घटना की व्याख्या करना तथा घटना का औचित्य बताना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। सबाइन ने कहा है कि व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित है और संकीर्ण रूप से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की ठीक प्रकार से छानबीन करने से। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, सरकार के अपने नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल करता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समकालीन राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से परखने का प्रशिक्षण देना है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समकालीन राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से परखने का प्रशिक्षण देना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व होते हैं: विवरणात्मक, सामान्यीकरण और नैतिक तत्व। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या की जाती है। लेकिन राजनीतिक घटना की व्याख्या करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में सभी प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। इन तथ्यों को इकट्ठा करने की क्रिया को ही राजनीतिक सिद्धांत का विवरणात्मक तत्व कहते हैं। जब राजनीतिक घटना के बारे में सभी तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद उन सभी तत्वों की विवेचना करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसे ही सामान्यीकरण कहते हैं। लेकिन सामान्यीकरण करते समय राजनीतिक सिद्धांत के नैतिक पक्ष को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यह राजनीतिक सिद्धांत का नैतिक तत्व है। राजनीतिक सिद्धांत सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जब राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर किसी प्रणाली को सही ठहराया जाता है तो यह सकारात्मक होता है। इसके विपरीत जब राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर किसी प्रणाली को अनुचित ठहराया जाता है तो यह नकारात्मक होता है। एक और खास बात कि राजनीतिक सिद्धांत न तो राजनीतिक विचार है और ना ही राजनीतिक विचारधारा है। राजनीतिक विचार का अर्थ किसी खास समय पर कुछ लोगों के विचार से, राजनीतिक विचार का अर्थ किसी खास समय पर कुछ लोगों के विचार से, जबकि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसा सिद्धांत है जिसका पालन करना समाज के सभी लोगों के लिए जरूरी होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत न तो राजनीतिक विचार है और ना ही राजनीतिक विचारधारा है। एक और चीज राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानना जरूरी है और वो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं या राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ा क्या जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है, निम्नलिखित बातों को पढ़ा जाता है। पहला है सरकार का अध्ययन। राज्य के 4 तत्वों जनसंख्या, जमीन, सरकार और प्रभुसत्ता में से एक प्रमुख तत्व सरकार है। सरकार का रूप चाहे जो भी हो, सरकार के 3 ही अंग होते हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के संगठन, अधिकार और आपसी संबंधों का अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत में कर सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत में सरकार के अंगों और उनके संगठन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राज्य का अध्ययन। राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति
और कार्यक्षेत्र के बारे में प्राचीन काल से ही विचार होता आ रहा है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग समय पर इसका विकास कैसे हुआ, नगर राज्यों से लेकर आज राष्ट्र राज्यों तक पहुंचने पर इसके स्वरूप का विकास कैसे हुआ, आदि बातों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। प्राचीन काल में लोग राजा की आज्ञा की अवहेलना करना पाप समझते थे, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत में हम राज्य के स्वरूप, उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम व्यक्ति और राज्य के संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता था और राज्य के अधिकारों को कम से कम करने की बात कही जाती थी, लेकिन आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर काफी जोर दिया जाता है ताकि व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। आज सभी देशों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकों के अधिकारों को किस हद तक सुरक्षित किया जाए। इस प्रकार व्यक्ति और राज्य का आपसी संबंध राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। नारीवाद का भी अध्ययन हम इस राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। पहले यह माना जाता था कि पारिवारिक मामलों में केवल एक सीमा तक ही सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सरकार को इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अनेक देशों में नारी उत्थान के लिए आज आंदोलन हो रहे हैं। भारत में भी सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया है। स्थानीय शासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। अब तो संसद और विधानसभाओं में भी कुछ स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने का बिल संसद द्वारा पास कर दिया गया है। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ भी स्पष्ट करता है। यह कानून का शासन, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। सबसे पहले रूसो ने ही सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव जीवन का मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया था कि व्यक्ति के लिए समानता भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि स्वतंत्रता। भारत में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज के अर्थ को स्पष्ट किया था। हालांकि रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी जी राजनेता तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित जरूर किया है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर आने वाले संभावित खतरों के नए नए आयाम भी खोजे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीक ने जहां बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहीं इसने आतंकवादियों और अपराधियों को अपना नेटवर्क काम करने की क्षमता भी दी है। भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी होनी तय है, यानी कि इंटरनेट के जरिए व्यापार बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन देते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए ताकि कोई भी उस सूचना का गलत प्रयोग न कर सके। लेकिन दूसरी ओर इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग, जिनको हम नेटिजन कहते हैं, इंटरनेट के प्रयोग पर कोई सरकारी नियंत्रण भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वे भी यह तो चाहते ही हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के नियम तो होने ही चाहिए। इसके कारण यह प्रश्न उठने लगे हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न यह भी है कि कितने नियम बनाना ठीक है और नियमन किसको करना चाहिए, सरकार को या एक स्वतंत्र नियामक आयोग को। राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के लिए हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में एक और प्रश्न है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए या राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों है। आज यह मान लिया गया है कि राजनीतिक विज्ञान एक बहुत ही सरल विषय है। राजनीतिक विज्ञान एक बहुत ही सरल विषय है, इसलिए हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है। देखने में आया है कि आज हर कोई राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचार देता फिरता है। भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश के सामने उपस्थित प्रत्येक समस्या पर अपने विचार न देते हैं, फिर चाहे वह समस्या आतंकवाद को खत्म करने की हो या पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की हो। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि ये समस्याएं इतनी सरल नहीं जितनी ऊपर से दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है
कि राजनीति केवल उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए जो आगे चलकर नेता बनने चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। लेकिन यह कहना सरासर गलत है। हम विज्ञान और गणित विषय भी तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि विज्ञान और गणित पढ़कर हम सभी वैज्ञानिक और गणितज्ञ बन जाएंगे। हम विज्ञान और गणित की पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी पढ़ाई व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी होती, व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी होती। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत की जानकारी भी व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी होती है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सरकार को औचित्य प्रदान करता है। कोई भी सरकार लोगों को डरा धमकाकर ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती है। सरकार को ज्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए उसे औचित्य या वैधता प्रदान करना जरूरी होती है। अर्थात जनता के मन में यह विश्वास बैठाना जरूरी होता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक दल को ही देश पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है। जब भी कोई शासक शासन की बागडोर संभालता है तो वह अपनी वैधता सिद्ध करने के लिए किसी न किसी राजनीतिक सिद्धांत का सहारा जरूर लेता है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने भी जर्मनी में अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए नाजीवाद का सहारा लिया था, और नाजीवाद एक राजनीतिक सिद्धांत ही है। किसी घटना के तत्वों की व्याख्या करने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके घटित होने के कुछ कारण होते हैं और इन कारणों के अनेक प्रभाव होते हैं। कहने का मतलब यह है कि घटना के कारण और प्रभाव में सीधा संबंध होता है। जैसे राजनीतिक अज्ञानता का कारण गरीबी और अनपढ़ता है, और गरीबी और अनपढ़ता लोकतंत्र की सफलता में बाधक होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्वों की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जरूरी है। सामाजिक परिवर्तनों को समझना और उनकी व्याख्या करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। समाज परिवर्तनशील और गतिशील संस्था है। इसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों का समाज के प्रत्येक पक्ष पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। इन प्रभावों को समझने के लिए तथा इनकी व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास हमें बताता है कि जिन देशों में सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह हुए हैं वहां ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां की सामाजिक व्यवस्थाएं अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं पाई थी। राजनीतिक सिद्धांत हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में हम सभी वोट देने वाले और अन्य मुद्दों पर फैसला करने वाले अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। अपने कार्यों को जिम्मेदारी से निभाने के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी होना हमारे लिए जरूरी है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। यदि हमें ग्राम सभा की बैठक में भागीदारी करनी है, किसी वेबसाइट या मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा इसके लिए जानकार होना बहुत जरूरी है। यदि हम मनमानी तरीके से अपने वोट का प्रयोग करेंगे तो यह ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हमें अपने साझा हितों को व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मामले नहीं। परिवार में, स्कूल में और कॉलेज में हम तरह तरह के भेदभाव का हर रोज सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से अलग लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वह किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों या किसी लिंग के हों। यदि हम पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण करना चाहते हैं और वह भी बिना किसी देरी के चाहते हैं। यदि हमारी पीड़ा का निवारण नहीं होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति ही उचित है। लेकिन यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं, हमारे को कुछ खास अधिकार मिले हुए हैं, तब हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर इसी प्रकार के व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने चारों ओर की भावनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कई बार हमें यह नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में व्यवस्थित सोच से अवगत कराता है ताकि हम अपने विचारों को सुधार सके
और सार्वजनिक हित में तर्क वितर्क कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास काफी पुराना है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। दोनों में अंतर जान लेना जरूरी है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से किन बातों को लेकर अलग है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के लेखकों में प्लेटो, अरस्तु, हीगल और कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुख है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में एक आदर्शात्मक अध्ययन है। इसमें कुछ आदर्शों को पहले से ही स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात पहले से ही दिमाग में किसी एक आदर्श की कल्पना कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत दिया है वास्तव में वह आदर्शात्मक अध्ययन है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की एक विशेषता इसका वर्णनात्मक होना भी है, अर्थात इसमें राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन किया गया है, इसमें राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की एक विशेषता यह भी है कि यह दर्शन और धर्म से प्रभावित रहा है और इसमें नैतिक मूल्य विद्यमान रही हैं। दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनुभविक अध्ययन पर आधारित है, अर्थात यह वास्तविकताओं का अध्ययन है। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, अर्थात इसमें विश्लेषण से राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मूल्यविहीन अध्ययन है, इसमें क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ना चाहिए, इतना ही इस किताब में दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।